हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर योरसेल्फ। मैं हूं मोनिका बिस्ट और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 डेवलपमेंट। ये चैप्टर आपका इकोनॉमिक्स का चैप्टर है और इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स है जैसे कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, पर कैपिटा इनकम, नेशनल इनकम एक्सेट्रा, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स है, वो सारे हम आज इस वीडियो पे कवर करेंगे ताकि इस चैप्टर की पकड़ आपकी और भी ज़्यादा मजबूत हो जाए और सारे कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के इस चैप्टर को शुरू करते हैं। सबसे पहला टर्म है आपका लिटरेसी रेट। तो देखो, लिटरेसी रेट का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर एरिया में 7 साल से ऊपर के जो बच्चे हैं, ठीक है, या लोग भी आ जाएंगे उसमें, 7 साल के जो है या उससे ऊपर के हैं, उनमें से कितने ऐसे लोग हैं जो पढ़ लिख सकते हैं और चीज़ों को समझ सकते हैं। और वही जो वो लोग होंगे ना, उनका ही परसेंटेज क्या होगा, आपका लिटरेसी रेट कहलाएगा। मान के चलो एक पर्टिकुलर एरिया में क्या है, 120 लोग रहते हैं, ठीक है, बच्चों को भी इंक्लूड कर दिया है। उनमें से 7 साल से ऊपर के और 7 साल के जो है वो सिर्फ 100 है, ठीक है, 100 लोग। अब 100 लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं, मान के चलो 90 लोग ऐसे हैं जो पढ़ लिख सकते हैं और चीज़ों को समझ सकते हैं, तो वहाँ का लिटरेसी रेट क्या होगा, 90% होगा, ठीक है जी। तो देखो, नेक्स्ट टर्म है आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है द एवरेज पीरियड दैट अ पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू लिव बेस्ड ऑन स्टैटिकल डाटा। इसका मतलब सिंपल सा आप समझो, लाइफ एक्सपेक्टेंसी का ये मतलब है कि एक इंसान ऑन एन एवरेज कितने साल तक जी सकता है, ठीक है। और ये एस्टिमेशन निकाला जाता है किसके हिसाब से, उसकी हेल्थ हो गया, लाइफस्टाइल हो गया, ठीक है, और जहां वो रहता है उस जगह के डाटा पर भी ये चीज़ें बेस्ड होती है। स्टैटिकल डाटा में ये सारी चीज़ें आ जाएगी। इसके बाद आपका नेक्स्ट टर्म है पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम को ना हम एवरेज इनकम भी कहते हैं। तो देखो, पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है द एवरेज इनकम अर्न्ड पर पर्सन इन अ गिवन एरिया इन स्पेसिफिक ईयर। इसका सिंपल सा मतलब है कि एक आदमी कितना कमा रहा है, एवरेज मतलब एवरेज कितना कमा रहा है किसी स्पेसिफिक ईयर में किसी एरिया के अंतर्गत। और ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग नेशनल इनकम बाय द टोटल पॉपुलेशन। इसके बाद हम बढ़ जाते हैं अपने नेक्स्ट टर्म की ओर, जो है आपका नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का मतलब होता है द टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री अर्न्ड विद इन अ ईयर फ्रॉम ऑल इट्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज। यानी कि किसी एक कंट्री ने जितना भी इनकम अर्न किया है एक ईयर के अंतर्गत, किससे, अपनी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज से, तो वो सारा क्या हो जाएगा, आपका नेशनल इनकम में इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट टर्म है आपका नेट अटेंडेंस रेशो। अब देखो, सिंपल सा नेट अटेंडेंस रेशो का मतलब होता है कि जो 6 साल से 10 साल तक के बच्चे हैं ना, उनमें से कितने ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल अटेंड कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि टोटल बच्चों के मुकाबले 6 से 10 साल में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल अटेंड कर रहे हैं, और इसी को हम क्या देखते हैं, परसेंटेज में दिखाया जाता है, वही आपका नेट अटेंडेंस रेशो कहलाता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो, यानी कि आपका GER। तो देखो, GER एक ऐसा नंबर होता है जो ये बताता है कि किसी स्कूल में, किसी क्लास लेवल में, ग्रेड लेवल में कितने बच्चे ऐसे हैं जो एनरोल्ड है। और ये उनकी ना एज ग्रुप नहीं देखता कि उनमें से कौन से कितने बच्चे जो किस एज ग्रुप के, यानी कि मान के चलो अगर कहा गया कि 2 साल सेकंड क्लास में जो बच्चे हैं उनकी आइडल एज है 7 साल, ठीक है। तो ये नहीं देखता है पहले कि जो सेकंड क्लास में बच्चे हैं वो 7 साल का है या उससे छोटा है या उससे ज़्यादा है। ये बस देखता है पहले कि उस क्लास में कितने बच्चे एनरोल्ड है। उसके बाद ये क्या करता है, उन बच्चों के नंबर से, जो कि हमने अभी निकाला है कि कितने बच्चे एनरोल्ड है, उन बच्चों के नंबर से उन बच्चों के नंबर को कंपेयर करता है जो बच्चे उस क्लास के अकॉर्डिंग उनका एज ग्रुप जो है वो आइडियल है, ठीक है। वो हो गया आपका GER, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो। इसके बाद नेक्स्ट टर्म है आपका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो देखो, इसका मतलब होता है आउट ऑफ 1000 चिल्ड्रन हाउ मेनी चिल्ड्रन डाई बिफोर टर्निंग टू 1, ठीक है, विद इन अ स्पेसिफिक ईयर और इन अ स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया। इसका मतलब है कि 1000 में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो 1 साल के पूरे होने से पहले ही उनकी डेथ हो जाती है किसी स्पेसिफिक ज्योग्राफिक एरिया में, किसी स्पेसिफिक ईयर में, ठीक है। PDS क्या होता है, ये गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड चेन होती है ऑफ फेयर प्राइस शॉप, ठीक है, जो कि सस्ते दामों पर या फिर आप कहो कि उचित दामों पर लोगों को, कौन से लोग जिनको ज़रूरत है चीज़ों की, ठीक है, जो गरीब है, ठीक है, उनको क्या करे, ज़रूरत की जो चीज़ें हैं, खाना पीना हो गया, ठीक है, राशन हो गया, वो सारी चीज़ें सस्ते दामों पे प्रोवाइड करे, ठीक है। जैसे कि आपका मान के चलो एग्जांपल इसका राशन शॉप जो हो गया, जो कि सस्ते दामों पर आपको चीज़ें उपलब्ध कराती है, जैसे गेहूँ, चावल हो गया, चीनी हो गया, ये सारी चीज़ें उपलब्ध कराती है, ठीक है। तो बाद नेक्स्ट टर्म है आपका नेशनल डेवलपमेंट।
नेशनल डेवलपमेंट का मतलब होता है द एबिलिटी ऑफ अ कंट्री टू इम्प्रूव द सोशल वेलफेयर ऑफ इट्स पीपल थ्रू प्रोविजन सच एज हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एम्प्लॉयमेंट। देखो सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो नेशनल डेवलपमेंट का मतलब होता है किसी देश की वो कैपेसिटी कि वो अपने जो देश के नागरिक है ना उनकी ज़िंदगी को बेहतर बना सके। अब देखो ये चीज़ पॉसिबल कैसे हो सकती है, तो ये पॉसिबल हो सकती है अच्छी फैसिलिटीज़ दिलाकर, अच्छा एजुकेशन सिस्टम दिलाकर, लोगों को रोज़गार दिलाकर, सड़क, पानी, बिजली जैसा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना वो दिलाकर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टर्म है आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब देखो यहाँ पे ना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ लिखी है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट रेफर्स टू बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव प्रोग्रेस। अब देखो क्वालिटेटिव प्रोग्रेस को हमारे लिए जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्वांटिटेटिव प्रोग्रेस का मतलब होता है प्रोग्रेस दैट कैन बी मेजर्ड इन नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल इनकम इंक्रीज हुई किसी की 10,000 से 20,000 मान के चलो, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल्स बिल्ड कराए गए गवर्नमेंट द्वारा, तो वो सारा आपका आ जाएगा क्वांटिटेटिव में, क्योंकि जिसकी क्वांटिटी को आप गिन सकते हो सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है, क्वालिटेटिव हो गया कि उसके क्वालिटीज के बारे में बात करते हैं। ठीक है, कि प्रोग्रेस रिलेटेड टू द क्वालिटी और इम्प्रूवमेंट इन कंडीशन। ठीक है, सिर्फ नंबरों की यहाँ पे बात नहीं होती, जैसे कि स्कूल्स तो गवर्नमेंट ने लगा दिया, अब स्कूल्स में कितनी अच्छे से पढ़ाई कराई जा रही है। ठीक है, ये सारी चीजें, कितना क्लीन वाटर लोगों को मिल रहा है, इसमें ये नहीं गिना जाएगा कि सरकार ने कितने टैप्स लगवाए, इसमें ये गिना जाएगा कितना क्लीन वाटर लोगों को मिल रहा है। जॉब्स दे रही है गवर्नमेंट, कितनी सेफ जॉब्स है, सिक्योर जॉब्स है। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें आ जाती है क्वांटिटेटिव में। ठीक है, अब देखो हमने क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव प्रोग्रेस समझ लिया है, तो अब हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट में दोबारा से आ जाते हैं। तो हमने ये समझ लिया कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब होता है ये दोनों चीज़ें, एक चीज़ नहीं बल्कि दोनों चीज़ें, जो कि आपका इंक्लूड करता है इम्प्रूवमेंट इन लिविंग स्टैंडर्ड, इनकम हो गया आपका, एजुकेशन हो गया और इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी जो इम्प्रूवमेंट की गई है वो सारी चीज़ें। इसके बाद नेक्स्ट टर्म है आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी का सिंपल सा मतलब होता है द टोटल नंबर ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड विद इन अ कंट्री बॉर्डर्स इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड यूजुअली इन 1 ईयर। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में कहें तो एक देश के अंदर एक साल में जितना भी प्रोडक्ट्स है, गुड्स एंड सर्विसेज है, वो तैयार हुई है, उनका टोटल वैल्यू जो है वो आपका जीडीपी कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टर्म की ओर, जो है आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अब देखो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को आप सिंपल मान के चलो कि ये एक ऐसा नंबर होता है जिससे पता चलता है कि कोई देश जो है वो कितना डेवलप्ड है। ठीक है, यानी कि वहाँ के जो लोग हैं वो कितनी अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। इसमें 3 चीज़ें इंक्लूड होती है जो कि आपको याद रखने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो है आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन और पर कैपिटा इनकम। ठीक है, ये 3 चीज़ें इसमें इंक्लूडेड होती है। एचडीआई में देखो एक चीज़ आपके लिए जानना ज़रूरी है कि इसमें ना कंट्रीज़ को 4 लेवल्स में डिवाइड करके देखा जाता है। ठीक है, एक होगा आपका वेरी हाई एचडीआई, दूसरा हो गया आपका हाई एचडीआई, तीसरा है मीडियम एचडीआई और चौथा है लो एचडीआई। वेरी हाई एचडीआई है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, यानी कि वो कंट्री बहुत अच्छी है। हाई है यानी कि अच्छी है। मीडियम है यानी कि ठीक ठाक डेवलपमेंट हुआ है वहाँ पे, यानी कि जो लोगों के डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है तो ऑब्वियसली ह्यूमंस की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, और लो एचडीआई है यानी कि वहाँ पर विकास बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, तो इसके बाद हम बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज है, जैसे कि आपका पानी हो गया, जंगल हो गया, मिट्टी हो गया, पेट्रोल हो गया, ठीक है, इनका इस तरीके से इस्तेमाल करना कि जो हमारी जो आज की ज़रूरतें हैं ना वो भी पूरी हो जाए और फ्यूचर ज़रूरतें हैं ना उनका भी ख्याल रखा जाए। ठीक है, यानी कि डेवलपमेंट इस तरीके का हो कि वो हमारी ज़रूरतों को भी पूरा करे और जो आने वाली पीढ़ी है उनकी ज़रूरतों को भी पूरा कर सके। एग्जाम्पल के तौर पे मान के चलो कि पेड़ काट कर बिल्डिंग बनाना ज़रूरी हो सकता है, लेकिन अगर हम लोग इसी तरीके से पेड़ काटते रहे तो क्या होगा, आगे जाके पेड़ बचेंगे ही नहीं, है ना। तो क्या करना चाहिए हमें, इसके बदले हर पेड़ को काट के, अगर हम एक जगह से पेड़ काट रहे हैं तो वही पेड़ दूसरी जगह पे लगाना चाहिए, तो वही होगा आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, या और एक और एग्जांपल से समझो आप। ठीक है, जो कि हो गया आपका कि अगर हम अभी क्या कर रहे हैं, अभी हम ज़्यादा से ज़्यादा अगर पेट्रोल वाली गाड़ियों का यूज़ करेंगे, ठीक है, पेट्रोल और डीजल वाली गाड़ियों का यूज़ करेंगे, तो आगे जाके तो फ्यूचर में पेट्रोल और डीजल बचेगा ही नहीं, है ना, क्योंकि उसे बनने में बहुत साल लग जाते हैं, है ना। इसीलिए हम क्या करना है, हमें इसकी अल्टरनेटिव ढूंढना है। फॉर एग्जाम्पल हम क्या करते हैं,
इलेक्ट्रिकल गाड़ियों का यूज़ करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वंस अगेन।